सौरभ के साथ में भी कुछ ऐसा हुआ है, जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिन्होंने उनके ट्रैक को बदला है। ठीक है, तो एक सवाल तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जीवन की कौन सी घटना ने उनको इस फील्ड में आने के लिए मजबूर किया या प्रेरित किया। और दूसरा सवाल इसी के साथ साथ कि प्रेजेंट में जो युवा हैं, खासकर यूजी बच्चे जो हैं, या जो हमारा जो एक युवाओं का जो जनसमूह है, उसमें बच्चों के साथ में डेविएशन बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, इस बारे में भी मैं चाहूँगा। सवाल दो हैं। देखा भी, आप रिजल्ट्स में भी देखोगे, पहले भी हम लोगों ने देखे, बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं रहती है। तो या तो ये क्या बोलेंगे, मतलब बुंदेलखंड में ऐसा क्या माहौल है कि लोग बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं लेते हैं। आपका क्या सुझाव है कि जो नए स्टूडेंट आए वो भी शिद्दत के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको बहुत कम उम्र में क्लियर किया है। बुंदेलखंड के क्षेत्र के बारे में बोलना चाहूंगा। शुरुआत से ही बच्चों के दिमाग में, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे और बीएस एजुकेशन का मैंने भी कंटेंट देखा हुआ है, काफी अच्छा कंटेंट है। और टॉपर्स को की जो भी नोट्स है आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, काफी फायदेमंद होते हैं, तो देखना चाहिए उनको। और साथ ही साथ अभी जो आप 16 शहरों में जो टेस्ट सीरीज या फिर दूसरे प्रोग्राम चलवा रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप उसको और बढ़ाएं, उसको 50 तक ले जाए, तो और बाकी सारे स्टूडेंट, आपका सहयोग लगेगा जब फ्री हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। और खासतौर से बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर आप सहयोग करते हैं तो अपन सर कुछ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से पूरा जितना भी हो सकेगा के लिए कि आप इतना बड़ा मतलब एक कदम एक शिक्षा के क्षेत्र में आप उठा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, व्यक्तिगत तौर पे भी आप लोग काम कर रहे हैं सर, और आप लोग मिलके इतना बड़ा, मतलब एक तरह से इससे बड़ा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद करता हूं बड़े स्वस्थ होंगे और पूरी शिद्दत के साथ आप अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि हम लोग एक सीरीज पूरी इसमें हम लोगों ने शुरू की थी करीब 1 महीने पहले, जिसमें सभी चयनित अलग अलग पदों पर जो चयनित हुए हैं एमपीपीएससी 2020 में, तो उन टॉपर्स के साथ हम अलग अलग टॉपर्स के साथ में सीरीज चला रहे थे। तो उसका मूल उद्देश्य ये था कि आप सभी स्टूडेंट्स की तैयारी का जरिया एक सा नहीं होता या एक सा तरीका नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य पाने के बहुत सारे मार्ग होते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अलग अलग टॉपर्स के साथ आपके पास आते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो या उसमें जो आपको बाधाएं आ रही हो या जो आपको डाउट्स आ रहे हो, और जो वर्तमान में हमारे साथ रैंकर्स हो सकता है उनसे आपकी वो चीजें दूर हो पाए, जो भी आपको डाउट्स हैं या जो भी बाधाएं आ रही है। तो अभी इसी क्रम को हम बढ़ाते जा रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, हमारे साथ आज सौरभ गंधर्व जी हैं, जो डिप्टी कलेक्टर पद पे भी चयनित हुए हैं। तो इसके साथ हमारे और एक अधिकारी हैं, शरद पांडे जी हैं, हमारे बड़े पुराने मित्र और बहुत अच्छे मेंटर्स के रूप में जाने जाते हैं जो। तो आज शरद सर और सौरभ दोनों लोग आपस में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मेरे भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस सेशन को हम बिना कोई देरी करते हुए आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू विक्रम सर और बीएस एजुकेशन को। सौरभ आज हमारे साथ में हैं और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये 22 साल की उम्र में इनका सिलेक्शन हुआ है। और ऐसे लोगों से हमें इसलिए भी बात करनी थी ताकि हम जो बिगिनर्स इस फील्ड में आ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पूरे प्रदेश में ऐसे हैं जिनको कोचिंग संस्थान या सही तरीके का गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और इस तरीके के प्रोग्राम्स को या सौरभ से बात करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि घर पे बैठ करके अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, या एक किफ़ायती जो एजुकेशन जिसको हम कह रहे हैं वो कैसे मुहैया कराई जाए, चाहे वो हम में से किसी के भी माध्यम से हो। तो सौरभ के माध्यम से मैं आप सभी का जो सवाल है उसको आज मैं आंसर कराना चाह रहा हूँ सौरभ के माध्यम से, कि एक व्यक्ति बिना डेविएट हुए, कई बार कुछ लोगों को 2 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं प्रिपरेशन में और उसके बाद फिर उनको सफलता मिलती है। अच्छी बात यह है कि सौरभ ने जो है वो अपना पाथ, वो एक रूरल बैकग्राउंड से हैं, सागर जिले के रहने वाले हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। हम में से अधिकांश लोग जो तैयारी करने के लिए आते हैं वो ऐसे ही बैकग्राउंड के हैं। और मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों के लिए उनको धन्यवाद है और वो और प्रगति करें। उनसे सवाल ये है कि जो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें आना चाह रहे हैं, जो नई समस्याएं उनके सामने आती हैं, नए तरीके के विचलन हैं, मार्केट में बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, तो किन चीज़ों को सही तरीके से देखते हुए और कैसे काम करें? सर पहले तो थैंक यू सो मच, आपसे चर्चा हो पा रही है मेरी। और सिविल सेवा की जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, शुरुआत में सब लोगों को हमेशा से यही लगता है कि कहाँ से शुरुआत करें। तो मेरा मानना यह है कि आफ्टर 12th और जितने जल्दी हो सके ग्रेजुएशन के दौरान हमें डिसाइड कर लेना चाहिए अपना जो पाथ होता है, या फिर जिस फील्ड में हम अपना काम करना चाहते हैं, चाहे वो सिविल सेवाएं हैं या फिर दूसरे एग्जाम्स हैं, उनकी तैयारी के लिए पहला तो यही है कि डिसीजन बहुत जल्दी लेना चाहिए। दूसरा बात, जो इनिशियल लेवल पे भी सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा मानना है कि मैंने सिलेबस को अपना पाथ बनाया हुआ था।
एमपीपीएससी का जो सिलेबस है आपके लिए एक डायरेक्शन देता है कि आपको किन किन चीज़ों से होकर गुजरना है। अगर आप उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से उस सिलेबस को कवर करते हैं, क्या डिमांड उस पूरी परीक्षा की है, चाहे वो नोटिफिकेशन में दी हुई, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, या फिर पूरे सिलेबस में दी हुई जानकारी हो, हर एक चीज़ को अगर हम एक ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं करना है, बहुत नॉर्मल तरीके से, सहज तरीके से उसको पूरा करते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। मेरा सिलेक्शन पहले बार होने का रीज़न ये रहा कि मैं बहुत सीरियस था इसको लेके, उस पाथ को लेकर, कि सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई थी मैंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करी थी। तो शुरुआती चरण में तो मैं यही बोलूँगा, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, खासकर जो ग्रेजुएशन के अभी दौरान तैयारी कर रहे हैं, जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, फर्स्ट टाइम अगर एमपीपीएससी दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, तो सिलेबस को आप बहुत अच्छे से कवर करें और उसी को अपना पाथ बनाएं, तो मुझे लगता है कि अच्छे से चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो भी 10th और 12th में हैं। स्कूल के दिनों में ही हम ऐसी उम्र में होते हैं जहाँ पर हमको हमारा भविष्य तय करना होता है। करियर को लेके हम अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, अलग अलग चीज़ों के संपर्क में आते हैं और वो हमको प्रभावित करती हैं, प्रेरित करती हैं। सौरभ के साथ में भी कुछ ऐसा हुआ है, जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिन्होंने उनके ट्रैक को बदला है। ठीक है, तो एक सवाल तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जीवन की कौन सी घटना ने उनको इस फील्ड में आने के लिए मजबूर किया या प्रेरित किया। और दूसरा सवाल इसी के साथ साथ कि प्रेजेंट में जो युवा हैं, खासकर यूजी बच्चे जो हैं, या जो हमारा जो एक युवाओं का जो जनसमूह है, उसमें बच्चों के साथ में डेविएशन बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, इस बारे में भी मैं चाहूँगा। सवाल 2 हैं, इत्मीनान से दोनों के जवाब चरणबद्ध तरीके से दिए जाएं। सबसे पहले तो मोटिवेशन कहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस फील्ड में आऊँ। मैं जब 12th क्लास में था सर, तो उस टाइम पे मेरे भैया मनीष गंदर इसका मेंस लिख रहे थे, 2017 की बात है। तो मैं उनको देखता रहता था कि ज़्यादातर वो पढ़ते रहते थे, अपना ड्यूटी के बाद जितना टाइम बच रहा है पूरी डेडिकेशन के साथ वो पढ़ते रहते थे। तो कई बार स्वाभाविक सी बात है, क्वेश्चन आता था कि भैया क्यों आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ में ऐसा क्या है कि आपको ना तो खाने की फुर्सत रहती है, ड्यूटी के बाद आने के बाद लोग आराम करना चाह रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है। तो उन्होंने जो मुझे बताया कि ये सिविल सेवा में इस तरह की पोस्ट होती है, डिप्टी कलेक्टर तक बन सकते हैं, पहली बार मुझे उसी टाइम पे जानने को मिला कि ऐसी भी एक परीक्षा होती है जिसमें हम सीधे सीधे इतने बड़े पदों पर जा सकते हैं। दूसरा एक कोइंसिडेंट हुआ, मेरा एक फेमस आईपीएस ऑफिसर है सचिन अतुलकर, सभी लोग जानते होंगे, उनसे मिलना हो पाया मेरा। सब लोग उनके पीछे एकदम से ऐसा कि बस इनसे मिलना हो जाए, हाथ मिलाना, उनके साथ फोटो लेना, लोग बहुत चाह रहे थे उनसे जुड़ना। तो मुझे एक वहां से भी मोटिवेशन मिला था कि क्यों लोग इनके मतलब आगे पीछे घूम रहे हैं और इतना क्या है, इतना क्रेज क्या है। तो उस एक मोटिवेशन वहां से भी मिला था कि कुछ हो जाए, मुझे इनके जैसा बनना है। तो ये था वो। और दूसरे प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगा कि डेविएशन की अगर हम बात करते हैं, हम जब आफ्टर 12th काफी स्वतंत्र हो जाते हैं, खासकर ग्रेजुएशन में, कॉलेज लाइफ शुरू हुई, सोशल मीडिया, दोस्त, नए नए दोस्त बनते हैं, तमाम तरह के डेविएशन होते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान मुझे याद है कि इंस्टाग्राम लास्ट अभी फरवरी 2023 में शुरू किया सर मैंने। कोई सोशल मीडिया नेटवर्क से पहले आप सोशल मीडिया पे नहीं थे? ओनली व्हाट्सएप इस्तेमाल करता था मैं। बहुत बढ़िया। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नथिंग। वो एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे भटकाव से बचाया। और आज के दौर में अगर देखा जाए तो ज्यादातर मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो मुझसे खुद अपना अनुभव साझा करते हैं कि कहीं ना कहीं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क हो, उनकी पूरी पढ़ाई कहीं ना कहीं इन वजह से डिस्टर्ब रहती है। अगर वो रील्स देखने को बैठते हैं तो पता चले 1 घंटा उसमें खराब कर देते हैं, कोई उसका प्रोडक्टिविटी तो होती नहीं है। और मेरे साथ भी यही था सर कि मैंने उस चीज को समझ लिया था शायद, या फिर मुझे संसाधन नहीं मिले, दोनों चीजें हो सकती हैं। हालांकि संसाधन उपलब्ध थे, लेकिन डेडिकेशन मेरी थी कि नहीं यार ऑफिसर बन जाऊं, बस एक लगन थी, पैशन बन जाता है, सिविल सेवाओं से एक तरह से लगाव हो गया था। तो उस वजह से मैंने ये सब चीज़ें नहीं करी। और मैं जो अभी नए नए तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पुराने भी लोग हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो समय की बर्बादी है उसमें 50% से ज़्यादा योगदान इस सोशल मीडिया नेटवर्क का। और कुछ ऐसे दोस्त जो अपनी खासकर इस उम्र में अपनी करियर को लेकर सीरियस नहीं है, उनके साथ अगर आप संगति रखते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप दूर हो जाएं इनसे और हर तरह से आप दूरी बना लें। क्योंकि अगर आप 1 साल अगर अपना देते हैं तैयारी में सिविल सेवाओं की, तो आने वाले आपके 50 साल सुधर सकते हैं। तो जो लोग भी हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, जो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अवेयर हो पा रहे हैं, मैं सौरभ की तरफ से उनको अवेयर करना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको पॉजिटिवली यूज़ करिए। अदरवाइज उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वो स्यूडो हैप्पीनेस क्रिएट करता है। एक झूठा, एक छद्म जो सुख आप वहाँ पे तलाश कर रहे हैं वो है, इट्स अ काइंड ऑफ टाइम वेस्टिंग एक्चुअली।
और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अभाव कि कई बार मेरे पास हो सकता है कि उतने रिसोर्सेस ना रहे हो, इसलिए मैं शायद इंस्टा और फेसबुक और बाकी जो ये प्लेटफॉर्म्स थे यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। तो अभाव हमेशा आपको टेंशन में नहीं डालता है, अभाव कई बार आपको आपकी लाइफ में आपको सही ट्रैक तक ले जाता है, बशर्ते आप उसको किस तरीके से देखते हैं, ये एक देखने का नज़रिया है। सौरभ हमारे साथ में जुड़े हुए थे, पिछले 2-3 महीनों से हम लोग कांटेक्ट में थे उस पर। हमारे साथ में एक इंटरव्यू सेशन भी हुआ और उसके बाद का जो फीडबैक है वो सौरभ बताएंगे। तो आरएम की तरफ से हम लोगों ने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था यहाँ पे, जिसमें मेरे साथ में और भी ऑफिसर्स थे, आशीष सर थे रेलवे डिपार्टमेंट से, अशोक बंसल सर थे जो रिटायर्ड आईएफएस थे, विक्रम सर की टीम है ही यहाँ पे। तो सौरभ से मैं जानना चाहूँगा कि इंटरव्यू का जो मॉक इंटरव्यू हमने यहाँ कंडक्ट किया था वो कितना हेल्पफुल रहा और वो कितना प्रभावी है, जो अभी बच्चे दे रहे हैं इंटरव्यू 2019 का, उनके लिए कितना इफेक्टिव रहेगा। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आरएम इंस्टीट्यूट में जो इंटरव्यू हो रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे थे। तो पहली बात, जो लोग सक्षम नहीं है 500-1000 रुपये फिर 5000 रुपये भरने के लिए, तो उनके लिए एक मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म था कि अपना व्यक्तित्व का वो परीक्षण कर पाए। दूसरी बात, आरएम में जो इंटरव्यू मेरा हुआ अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू था और सबसे बड़ा फीडबैक भी यहीं से मिला था। मैंने वो सारी की सारी चीज़ें एज अ सजेशन मैंने ली उसको, और यहाँ से जो सजेशन मिले थे कहीं ना कहीं मुझे बहुत फायदेमंद रहे कि किन्हीं कुछ एरियाज ऐसे थे जिन पे मैं इंफॉर्मेशन अच्छी कलेक्ट नहीं कर पाया था, कुछ अपने व्यक्तित्व में कुछ सुधार करने के भी सजेशन यहाँ से मिले थे। तो अगर होलिस्टिक वे में बोला जाए कि पूरा मॉक इंटरव्यू जो था काफ़ी पॉजिटिव रहा मेरे लिए, और कहीं ना कहीं मेरे सिलेक्शन में कुछ ना कुछ मतलब ये योगदान देने वाला रहा, और इसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा आरएम इंस्टीट्यूट का, सर का। और मॉक इंटरव्यू यहाँ का एक और विशेषता है कि वीडियो हमें प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो हम खुद का असेसमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से करवा पाते हैं, और उसके लिए भी यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं, ये अच्छी बात है ना। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा मेरा। हाँ सौरभ जी, शरद सर ने वैसे जो सबसे मुख्य डाउट थे वो तो आपसे डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन मतलब जो स्टूडेंट्स की तरफ से उन्होंने जो मुख्य डाउट आते हैं, लेकिन थोड़ा लीक से हट के अपन ये बोलते हैं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं। सिविल सर्विस हमेशा एक लंबा दौर माना जाता है आपकी तैयारी का, तो प्लान बी बोलें या फिर आपके पैरेलल कोई ऑप्शन बोलें, तो आपकी नज़र में इसकी क्या महत्ता है, मतलब इसका मेरा मानना ये है कि मध्य प्रदेश में जितने भी लोग तैयारी करते हैं कैंडिडेट, ज़्यादातर लगभग 90% स्टूडेंट्स हैं जो वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में एक डाउट लगा रहता है कि अगर सिविल सेवा में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि देखो एक 200-250 या फिर बहुत से ज़्यादा 500 पोस्ट आती हैं, 3 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, सबका तो सिलेक्शन संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि व्यक्तिगत तौर पर मानना ये है कि आप प्लान बी ना सोचें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने लक्ष्य से डेविएट हो, बिल्कुल आप अपने केंद्रित रहिए उस पर, और सिलेक्शन के पूरे चांसेस होते हैं। मुझे भी यही लगता था कि पूरी जब तैयारी अपन कर लेते हैं तो भीतर से कॉन्फिडेंस आता है, नहीं यार हो जाएगा सिलेक्शन। बावजूद इसके हम विषम परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर पाएं, इसके लिए मैंने 2 महीने टीचर के तौर पर काम किया है, और ये मेरा प्लान भी नहीं था, सिर्फ उन विषम परिस्थितियों से के लिए पैरेलल ऑप्शन था कि हम देख सकते हैं उसको कि उस नौकरी के दौरान कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता डिस्टर्बेंस मुझे हुआ था खास। वो नौकरी भी मेरी चल रही थी और तैयारी भी साथ ही साथ चल रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया था, चलो कम से कम एक सरकारी नौकरी मेरे पास है। फाइनेंशियली थोड़ा अब वो हेल्प कर रही थी हमको, मतलब जो भी हमें वहाँ से वेतन मिल रही थी वो पढ़ाई में कहीं ना कहीं हमें फायदा कर रही थी। तो सिविल सेवा में जो भी खर्चा हो रहा था या फिर कोचिंग्स में आना जाना, नोट्स खरीदने हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी दे दी थी। हम परिवार के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो प्लान बी के लिए मैंने भी दिए थे, और भी एग्जाम्स दिए थे, एसएससी भी दिया था, क्वालिफाई हुआ उसमें। ऐसा नहीं है कि आप सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो केवल एक जगह पे जुटे रहिए, आप जुटिए उसी परीक्षा को, आप बिल्कुल मन बना लिया है, पैसा नहीं और करना है। लेकिन दूसरी चीज भी देखिए आप कि एक विषम परिस्थिति, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है, और मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हैं, कोई इतना कोई नहीं रोक सकते ना, तो उसके लिए आप प्लान भी रख सकते हैं चाहें तो, बहुत अच्छी बात है वो। और इसके लिए आपने आपको ये मत दिखाइए कि मैं लूजर हूँ, प्लान बी रख रहा हूँ। प्लान बी रख रहे हैं आप, समझदार हैं कि उस विषम परिस्थितियों के लिए आप तैयार हैं जो लाइफ में भविष्य में आपने नहीं देखी है। हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, मेरा भी मैंने सोच रखा था, और ये मैंने बेमन से ज्वाइन किया था, परिवार के दबाव में आके मैंने किया था, सब लोग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे 1 महीने बाद ये फील रहा है कि इतने सारे लोग हैं, इतना कंपटीशन है, नहीं हुआ सिलेक्शन तो कम से कम एक नौकरी है जिसमें मैं बोल पाऊँ कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा, तो आप चाहें तो कर भी सकते हैं। कई बार अगर आपका मान लीजिए लंबा दौर होता भी तो एक जो बैकअप रहता है कि आप उस तैयारी को कंटिन्यू कर पाते बिना कोई
मतलब डिस्ट्रक्शन। जैसे इसी के लिए मैं बताना चाहूंगा 2019 के जो कैंडिडेट्स हैं 4 साल उनके लिए तैयारी के लिए हो गए। अगर आप सर्विस में होते तो काफी दूसरी मोटिवेशन बना रहता। बस तैयारी की पूरे 4 साल की जर्नी के दौरान आपको हो सकता था पैसों की जरूरत पड़ती हो। फैमिली कब तक आपको सपोर्ट करेगी, एक उनका भी लिमिट है क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनको अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरी करना। पर ऊपर से आपको 4 साल तक आपको अगर बाहर रह रहे हैं, आप इंदौर भोपाल दूसरे शहरों में रह के तैयारी करें, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरा मानना यह है कि प्लान बी रखना, आपको अपने आप को कम मत देखिए, वो आप समझदारी समझिए अपने आप की कि आप एक उन विषम परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार रख रहे हैं। चलिए सौरभ जी, इसी को जोड़ देते हैं कि जैसे आप सागर बुंदेलखंड से संबंध रखते हैं, और अगर देखा जाए सिविल सर्विस या और नौकरियों में मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए सबसे कम भागीदारी जो मुझे लगती है, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो अधिकांश स्टूडेंट्स का बहुत रुझान नहीं होता कि हमें सिविल, और मैंने देखा भी, आप रिजल्ट्स में भी देखोगे, पहले भी हम लोगों ने देखे, बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं रहती है। तो या तो ये क्या बोलेंगे, मतलब बुंदेलखंड में ऐसा क्या माहौल है, लोग बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं लेते हैं? आपका क्या सुझाव है जो नए स्टूडेंट आए वो भी एक शिद्दत के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको बहुत कम उम्र में क्लियर किया है? बुंदेलखंड के क्षेत्र के बारे में बोलना चाहूंगा, शुरुआत से ही बच्चों के दिमाग में, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वहाँ के टीचर्स हों या फिर समाज हो, मैं किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, वो उनके मन में ये दृष्टिकोण बना देते हैं कि आपके पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अब वो सरकारी नौकरी क्या है उनको कोई मतलब नहीं है। सिविल सेवाओं के लिए जो रुझान है उनका इसी वजह से कम है क्योंकि वो सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए आगे बढ़ते हैं। उनको कोई चीज से भी समझौता कर ले आपके अंदर। मैंने कुछ ऐसे अपने कुछ मित्र भी हैं, कुछ पहचान वाले, उनके पास क्षमताएं बहुत थी, लेकिन वो एक छोटी सी नौकरी पा गए, चाहे वो एसएससी के थ्रू, चाहे एमटीएस की नौकरी का। अब उनमें क्षमताएं थी कि एक अच्छा सिविल सेवक बनते हुए, वो सेटिस्फाई हो गए बिल्कुल लेके उसको। और दूसरी बात, वहां पे मार्गदर्शन की भी कमी है, कहीं ना कहीं उनके लिए कोई मोटिवेशन ऐसा मिल नहीं पाता है। जैसे वहां पे बुंदेलखंड से बहुत कम ऑफिसर्स निकले, बहुत ही कम। आपको भी जानकारी होगी, मुश्किल से अभी तक मुझे जितनी जानकारी 10-15 लोगों के बारे में ही मैं जानता हूँ जो सिविल सेवाओं में आए हैं। तो कारण यही रहा कि वो एक मोटिवेशन वहां पे नहीं मिल पा रहा है। और इनके लिए मैं सजेशन के तौर पे यही बोलूंगा, अपने आप को आप बिल्कुल कम मत समझिए। वहां पे एक डर भी बना हुआ है कि सरकारी नौकरी बहुत कम है और समय लगता है खासकर सिविल सेवाओं को लेकर कि भाई वो तो इंदौर भोपाल वाले स्टूडेंट ही निकाल सकते हैं इस तरह से जो चीज, इंग्लिश मीडियम वाले निकाल सकते हैं। आपका मीडियम तो हिंदी रहा, मेरा हिंदी मीडियम रहा है और मैं भी उसी बुंदेलखंड से, और 6वीं क्लास तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद बंडा में तहसील सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने शिक्षा ली, कोई स्पेशल कुछ नहीं था। सागर से ग्रेजुएशन करी थी। तो आपकी डेडिकेशन ही सब कुछ मायने रखती है, मुझे ऐसा लगता है। आप अगर देखेंगे सौरभ जी का बैकग्राउंड तो कोई डिमोटिवेशन वाली बात नहीं, वो भी एक बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आए हैं और बस शिद्दत और उनके जो कंसंट्रेशन था बहुत प्रबल था इस एग्जाम के लिए। हालांकि उन्होंने बता भी दिया है पहले कि प्लान भी रखना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको लेकर सेटिस्फाई हो जाओगे। जैसे आपका कोई भी, जैसे उनका भी केंद्रीय विद्यालय का टीचर वाला निकला, लेकिन उन्होंने सेटिस्फाई नहीं हुए कि भाई बहुत अच्छा हो गया, तो वो अपनी जर्नी को उन्होंने कंटिन्यू रखा। चलिए, मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन जो थे, मूल प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो बस एक लास्ट प्रश्न, जो जैसे मैं बीएस एजुकेशन एनजीओ विक्रम सर्व शिक्षा समिति से जुड़ा हूँ, तो हम लोग बहुत टाइम से किफायती शिक्षा प्रोग्राम चला रहे थे और इसके साथ 16 शहरों में भी हम लोगों ने अभी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कराई थी। तो हमारा लक्ष्य का 200, 300 या 400 जो बीपीएल वाले उनको निःशुल्क भी कर देते हैं अगर कोई हमसे कॉन्टेक्ट करता है। हालांकि ओपन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इतने हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम पूरे तरीके से फ्री चला सके, क्योंकि हम लोगों का व्यक्तिगत प्रयास है। तो मैं बीएस एजुकेशन के लिए सौरभ जी से जानना चाहूंगा कि हमारे प्रोग्राम्स के बारे में उनकी क्या राय है और कैसा मानते हैं। सबसे पहली बात तो एजुकेशन, शिक्षा का जो एक दान होता है, एक तरह से वो जो अगर किसी को आप शिक्षित बना रहे हैं, शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं, इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई उनके लिए हो सकता है। क्योंकि शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। और बीएस एजुकेशन के बारे में बताऊं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, इतनी किफायती कीमत पे आप अगर टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा रहे हैं, एमपीपीएससी जैसी परीक्षा के स्टडी मटेरियल पूरे प्रोवाइड करवा रहे हैं, यूपीएससी जैसी परीक्षा हो, चाहे कोई भी सिविल सेवा हो या फिर दूसरी परीक्षा, इनके कंटेंट आप प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत किफायती कीमत पर, जिसमें बहुत, मान लीजिए कोई मजदूर का भी कोई बच्चा है तो नहीं, अगर कोई बीपीएल वाला आ जाता है सौरभ जी, तो हमारे साइड से वो निःशुल्क है सर, तो पहले मतलब निःशुल्क भी कर देते हैं। तो इससे अच्छा और मुझे नहीं लगता इनिशिएटिव कुछ हो सकता है। और बीएस एजुकेशन का मैंने भी कंटेंट देखा हुआ है, काफी अच्छा कंटेंट है और टॉपर्स को की जो भी नोट्स है आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, काफी फायदेमंद होते हैं, तो देखना चाहिए उनको। और साथ ही साथ अभी जो आप 16 शहरों में जो टेस्ट सीरीज या फिर दूसरे प्रोग्राम चलवा रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप उसको और बढ़ाएं, उसको 50 तक ले जाए तो और
बाकी सारे आपका स्टूडेंट्स। सहयोग लगेगा जब फ्री हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। वो खासतौर से बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर आप सहयोग करते हैं तो अपन सर कुछ बिल्कुल बेहतर बिल्कुल, कर मेरी सकते तरफ हैं। से पूरा जितना भी हो सकेगा मेरा सहयोग पूरा रहेगा आपके लिए। और बधाइयाँ बीएस एजुकेशन के लिए कि आप इतना बड़ा मतलब एक कदम एक शिक्षा के क्षेत्र में आप उठा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट व्यक्तिगत तौर पे भी आप लोग काम कर रहे हैं सर, और आप लोग मिलके इतना बड़ा, मतलब एक तरह से इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। इस सहयोग के बिना संभव ही नहीं, हमारा मॉडल ही पूरा सहयोग है। बिल्कुल। क्योंकि क्या आप जानते हो बिना प्राइवेट स्तर पे आप करोगे तो सहयोग के बिना संभव ही नहीं प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। ना सिर्फ किसी की आप जिंदगी बना रहे हो बल्कि देश के लिए एक ऐसे नागरिक तैयार कर रहे हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। इससे बड़ा और मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको इसके लिए। तो चलिए, आज बहुत थोड़ा समय नहीं था सौरभ जी के पास, लेकिन आज वो हमारे साथ समय मतलब लेकर आए। तो इस प्रोग्राम को और इस सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आगे अन्य टॉपर्स के साथ भी आएंगे, क्योंकि आज सौरभ जी विशेष इसलिए थे क्योंकि बुंदेलखंड जैसे पिछले क्षेत्र से आए थे। तो ये मेरा विशेष मैसेज उन लोगों के लिए था, क्योंकि मैं भी वहाँ देखता हूँ हालात बड़े गंभीर हैं नौकरियों को लेकर, क्योंकि बंदा सेटिस्फाई है अगर उसको कुछ भी मिल रहा है। तो चलिए इस सेशन यहीं पे एंड करते हैं और आप सभी को आगे के लिए शुभकामनाएं एग्जाम्स की।